नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत गांव की जरूरत का कोई भी काम कराया जा सकता है, लेकिन यह फैसला ग्राम सभा करेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के अंतर्गत आज से भारत के सभी निर्यात को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की आर्थिक वृद्धि और नवाचार की कुंजी। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी में आग से कई लोगों की मृत्यु की आशंका। और मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और राजस्थान में कल के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि ये बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी। सबसे पहले सूरत से बेलीमोरा तक का सेक्शन खुलेगा, उसके बाद वापी से सूरत तक का सेक्शन खुलेगा। बुलेट का पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी, ये तीनों का डिजाइन पूरा बना। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत गांव की जरूरत का कोई भी काम कराया जा सकता है, लेकिन यह फैसला ग्राम सभा करेगी। श्री चौहान ने आज महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के लोनी बुद्रुक में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीण जनों, श्रमिक और मजदूर भाई बहनों के साथ किया संवाद। उन्होंने कहा कि अब मजदूरी 1 सप्ताह के भीतर देना अनिवार्य बनाया गया है। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को 0.05% अतिरिक्त मजदूरी ब्याज के रूप में मिलेगी। श्री चौहान ने बताया कि इस योजना में 1/3 यानी 33% काम महिलाओं को देना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो कटाई बुवाई के समय अधिकतम 60 दिन तक मजदूरों को कृषि कार्यों में लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकें। किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक व्यय को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि रोजगार सहायकों ने वेतन में देरी और भुगतान रोके जाने की समस्याएं न हों। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत के सभी निर्यात को आज से ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इसमें रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फर्नीचर, खाद्य उत्पाद, अभियांत्रिकी सामान, चिकित्सा उपकरण और वाहन जैसे प्रमुख सेक्टर को लाभ होगा। बदले में भारत ऑस्ट्रेलिया के 70% उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर शुल्क मुक्त पहुंच देगा। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सामानों में कच्चा माल तथा कोयला, खनिज अयस्क और शराब जैसे उत्पाद शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की तीसरी वर्षगांठ पर यह घोषणा की थी। इस फैसले से भारत के निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह दिसंबर 2025 में वर्ष 2024 के इसी महीने की तुलना में 6.1% बढ़कर लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2024 में कुल जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक था। पिछले दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,289 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 41,368 करोड़ रुपए था। एकीकृत आईजीएसटी संग्रह 98,894 करोड़ रुपए रहा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने ई बिल प्रणाली का शुभारंभ किया है। इससे पहले सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी का निपटान डिजिटली कर सकेगी। आज नई दिल्ली में उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली पारदर्शी, कुशल और प्रौद्योगिकी संचालित सुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस एकीकृत ई बिल प्रणाली से वित्तीय सुशासन मजबूत होगा और धोखाधड़ी या दुरुपयोग की आशंका कम होगी। ये नई प्रणाली पूरी तरह डिजिटली होगी और बिलों का निपटान पूरी तरह ऑनलाइन होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देश की आर्थिक वृद्धि और नवाचार की कुंजी बताया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल तकनीक नहीं बल्कि भारत में सकारात्मक बदलाव का अवसर है। सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। भारत को एआई ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया एआई मिशन चलाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ ड्राइवर के रूप में उभर रहा है। आने वाले दशक में देश के जीडीपी, रोजगार और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में एआई का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश का एआई टैलेंट पूल विकसित करने में डेटा साइंस, एआई इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे स्किल की प्रभावी भूमिका होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे युवा राष्ट्र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि सकारात्मक बदलाव का अद्भुत अवसर है। भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि टेक्नोलॉजी लोगों को सशक्त बनाए, समावेशी को बढ़ावा दे और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करे। एआई का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजी संबंधी दूरियां को कम करने के लिए होना चाहिए। इसका लाभ हर वर्गों के, हर आयु के लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पावन पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में पहली बार पिपरहवा से संबंधित अवशेष और पुरातात्विक सामग्री एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। 1 सदी से भी अधिक समय बाद पिपरहवा से लाए गए ये अवशेष नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित रखे गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ आज 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत को स्वावलंबी बनाने के लक्ष्य के साथ डीआरडीओ की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा मंत्रालय की अनुसंधान और विकास शाखा के रूप में हुई थी। भारतीय सेना की तकनीकी विकास प्रतिष्ठान तथा तकनीकी विकास और उत्पादन महानिदेशालय के रक्षा विज्ञान संगठन के साथ एकीकरण के बाद डीआरडीओ अस्तित्व में आया था। इसके बाद डीआरडीओ विषयगत विविधता, प्रयोगशालाओं, उपलब्धियों और सम्मान के स्तर पर एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा है। एक रिपोर्ट। 10 प्रतिष्ठानों और प्रयोगशालाओं से शुरू हुए एक छोटे से संगठन से बढ़कर डीआरडीओ अब 41 प्रयोगशालाओं तथा 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं वाला संस्थान बन चुका है, जो विभिन्न क्षेत्रों का आवरण करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित कर रहा है। हाल ही में 31 दिसंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का लगातार सफल लॉन्च किया। स्वदेशी रूप से विकसित यह सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल अलग अलग लक्ष्यों के खिलाफ कई तरह के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इससे पूर्व एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई थी, जब पहले आकाश प्राइम द्वारा लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर 2 हवाई उच्च गति के मानव रहित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार प्रणालियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। संगठन के प्रशिक्षुता योजना के तहत विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दी गई है। इसके साथ ही डीआरडीओ उभरते हुए स्टार्टअप के साथ साझेदारी को सुविधाजनक और सरल बनाने के लिए नई नीति भी ला रहा है। डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता की कोशिश और सामरिक प्रणालियों के उत्पादन ने दशकों से देश की सैन्य शक्ति को निरंतर बढ़ावा दिया है। आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। स्विट्जरलैंड में नए साल की पूर्व संध्या पर क्रांस मुंचाना स्की रिजॉर्ट में धमाके और आग लगने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को सियोन और दूसरे शहरों के अस्पतालों में ले जाया गया है। धमाके के बाद बचाव दल, हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
मौसम विभाग ने कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। राज्य में शीतलहर और तेज हो गई है। नव वर्ष मनाने के लिए विभिन्न स्थलों पर पहुंचे पर्यटकों ने इस बदलते मौसम का भरपूर आनंद लिया। प्रदेश में नए साल का आगाज हल्की बर्फबारी और बारिश के साथ हुआ है। कुल्लू, शिमला, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राज्य के पर्यटन स्थलों अटल टनल, रोहतांग व सोलंग नाला सहित शिमला के समीप कुफरी में भी आज हल्का हिमपात हुआ है, जिसका नववर्ष का जश्न मनाने आए पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि निचले व मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 2 प्रारूप जारी किए। ये आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रगीत के प्रस्तावित 25 प्रारूपों में से पहले 2 हैं। वंदे मातरम की रचना के 150वें वर्ष के अंतर्गत ये प्रारूप डिजिटली जारी किए गए। श्री द्विवेदी ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का केवल गीत भर नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सशक्त और शाश्वत उद्घोष है। वंदे मातरम was composed. वंदे मातरम की रचना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर ये केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का सशक्त प्रतीक बन गया। लोगों ने इसे सिर्फ एक गीत के रूप में नहीं, बल्कि एक नारे और अभिवादन के रूप में भी अपनाया। इसकी रचना के 150 वर्ष पूर्ण होना हमारे लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम इसे सुनकर और भावार्थ समझकर स्वयं को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित कर सकते हैं। Listening and also understanding. राष्ट्रगीत के इन दोनों प्रारूपों के संयोजक उस्ताद जौहर अली ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा, वंदे मातरम एक ऐसा देशभक्ति का गीत है जिसे हम सब बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम मिलते हैं हम एक दूसरे को वंदे मातरम कहें। संगीत के प्रति क्योंकि हमने जो ये वर्जन दिया है वो 2 स्टाइल, एक तो कर्नाटक शैली का फ्लेवर है और एक हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है। और भी वर्जन हम बजाने जा रहे हैं, वोकल वर्जन और इस तरह से। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिनमें 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेन देन पर 85% कर लगाने की बात कही गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि आयकर केवल आय पर लगाया जाता है, न कि लेन देन पर। पीआईबी ने स्पष्ट किया, आयकर कानून में 10 लाख रुपए से अधिक के बैंक लेन देन पर किसी तरह का कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून से मनरेगा योजना को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत आज से भारत के सभी निर्यात को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की आर्थिक वृद्धि और नवाचार की कुंजी। और मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, राजस्थान में कल के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।